Students, I'm Meenakshi Bayani, and as I told you in my previous video कि मैं आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस जो था इंडियन इकोनॉमी का वो मैं आपको करके बताऊंगी और उसके बाद उसके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. सो क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो. और अगर आप कहोगे तो एनसीईआरटी का जो शॉर्ट में है इसका वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हो. फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस क्या कहते हैं. सबसे पहली बात था इस समय, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, इसके अंदर में बेसिकली 12 पॉइंट है. सबसे पहली चीज ये थी कि 1921 जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना गया था. 1921 के पहले पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो बिफोर 90, इसको याद करने का तरीका भी यही है. पहले 1921 याद करो, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, फिर प्रायर टू 1921 क्या हुआ, आफ्टर 1921 क्या हुआ, उसके बाद सेंसस अलग अलग 1921, 1911, 1901, तो इस तरीके से करके ये याद हो जाते हैं. तो इनके इतना ट्रिक्स होते हैं इस तरीके से याद करने से. तो 1921 के पहले पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी इंडिया में वो कंसिस्टेंट नहीं थी. साइज ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करती रहती थी, कभी इंक्रीज कर जाती थी, कभी डिक्रीज कर जाती थी. ठीक है. 1921 के बाद पॉपुलेशन जो है कंसिस्टेंट रेट्स में रिकॉर्ड होने लग गई. और आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड था वो ब्रिटिशर्स ने रखना शुरू किया था. आई थिंक इट वाज अराउंड 88 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. और उसके बाद में फिर हम लोग हर साल उसका जो है एक रिकॉर्ड रखने लगे. आएगा इस चैप्टर में, वैसे वैसे मैं आपको बताती जाती हूँ. ठीक है. तो उसके बाद में 1921 में के बाद पॉपुलेशन का रिकॉर्ड जो है कंसिस्टेंटली रखा जाने लग गया. फिर जो सेंसस ऑफ 1901 में है उसमें हमने देखा कि भाई 0.04 करोड़ जो है टोटल पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन कर गई थी. यानी कि 23.87 करोड़ थी, उससे 23.83 करोड़ हो गई थी 23.87 थी 1891 में और 23.83 करोड़ थी 1901 में. फिर जब हमने 1911 का सेंसस किया तो वहां पे हमने देखा 1.38 करोड़ से पॉपुलेशन राइज कर गई थी. फिर उसके बाद जब हमने वापस से सेंसस किया तो वो डिक्लाइन कर गए 0.07 से. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो स्टेबल नहीं थी, कभी बढ़ती थी कभी घटती थी. हर सेंसस में अलग अलग तरीके से होता था. फिर 1921 से, अच्छा सेंसस क्या होता है पहले मैं एक बार बता देती हूँ आपको. जो पॉपुलेशन सेंसस है इंडिया में ये एक डिटेल्ड एस्टिमेशन होता है पॉपुलेशन की साइज का, अलॉन्ग विद द कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है पूरे कंट्री की, वो भी उसके अंदर में बताई जाती है. और सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1881 में कंडक्ट करवाया था. सबसे पहला जो पॉपुलेशन सर्वे था वो ब्रिटिशर्स ने 1881 में कंडक्ट करवाया था. उसके बाद से हम रेगुलरली हर 10 साल में हमारा सेंसस जो होता है पॉपुलेशन सेंसस निकालते हैं. गवर्नमेंट ही करवाती है ऑब्वियसली इसको कंडक्ट. 1921 के बाद में जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कभी भी डिक्लाइन नहीं करी. उसके बाद वो कंसिस्टेंटली राइज कर रही थी. 1931 में 2.76 करोड़ हो गए, 1941 में 3.96 करोड़ हो गए, 1951 में 4.24 करोड़ हो गई. मतलब वो बढ़ती ही जा रही थी. फिर कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से उनको मेंटेनेंस का जो बर्डन था वो काफ़ी इंक्रीज कर गया था. मेंटेनेंस का जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ गया था. तो ये जो एक्सपेंडिचर था इसको ज़रूरी था मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ज़रूरी था कि वो उसको इनकर करें. उसके बाद जब मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा होने लग गया सरकार का, तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट था वो कम हो गया. ऑब्वियसली आपके पास एक लिमिटेड सम ऑफ मनी होती है सरकार के पास में. अगर वो उसको पॉपुलेशन को मेंटेन करने में, उनको खिलाने पिलाने में लगाएगी तो ग्रोथ में पैसा कम रह जाएगा. तो दोनों चीज़ों का बैलेंस जो था सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे मेंटेन करे. ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट और लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होने की वजह से एक सबसे बड़ा सेटबैक था हमारी इकोनॉमी के लिए यहीं पे ही. और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी. हालांकि मेन फैक्ट ये था कि 1951 तक जो राइज हुआ था इंडिया की पॉपुलेशन का वो कभी अलार्मिंग नहीं था. 1951 तक इट वाज नॉट अलार्मिंग. ठीक है. माइल्ड था, थोड़ा मॉडेस्ट था, माइल्ड से मॉडेस्ट के बीच में था. और 1951 के बाद में जो राइज ऑफ पॉपुलेशन था वो बिल्कुल एक्सप्लोसिव नेचर का हो गया. संभालना मुश्किल हो गया था. हमारे कंट्री में सीरियस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चैलेंजेस हमको निकल करके सामने आने लग गए थे. तो ये इस समय बड़ा मुश्किल हो गया था हमारी इकोनॉमी को संभालना उसमें. अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था हमारी इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या चीज़ होती है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन लोगों का, वर्किंग पॉपुलेशन का, अक्रॉस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. तो अगर एग्रीकल्चर देखा जाए तो 72.7% ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. सो यू कैन से दिस थिंग कि जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था उस समय. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही थी एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में वो बहुत कम थी. जैसे इंग्लैंड में
और अमेरिका में और इंग्लैंड में ऐसे 2% लोग ही थे ऐसे, और जापान में सिर्फ 12% लोग, जर्मनी में सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, और हमारे देश में 72.7% ऑफ द पीपल वर डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर। तो ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी पीछे चल रही है। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे तो एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे, मतलब लोगों को पसंद ही नहीं था। मुझे लगता है कि खेती के ऊपर ये लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। इंडिपेंडेंस के दिन पहले 9% लोग जो थे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, मात्र 9% लोग, 9% पीपल वर देयर वो वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या माइनिंग या इन सब में, जबकि यूएसए वगैरह में 32% था, इंग्लैंड में 42% था, जापान में 39% लोग थे जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में एंगेज थे। फर्दर इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी उस समय कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी, कितनी ज़्यादा स्टैग्नेंट थी, और अनबैलेंस्ड ग्रोथ था। ग्रोथ जो है बैलेंस तब होता है जब सारे सेक्टर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में, सारे सेक्टर्स इक्वली डेवलप करते हैं। हालांकि हमारे देश में क्या हो रहा था कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स जो थे वो तो अभी ग्रो करना शुरू किए थे, देवर एट देयर इन्फेंट स्टेजेस, ठीक है, तो उनका तो कोई योगदान ही नहीं था एक तरीके से। तो जो था बर्डन सारा एग्रीकल्चर पे था, तो दैट इज व्हाई इट वाज एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था हमारे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो इकोनॉमिक चेंज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें, और जो एलिमेंट्स होते हैं सोशल चेंज के, जैसे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फाउंडेशन होते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मेन फाउंडेशन जो होता है वो यही होता है। तो स्टेट जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, रेलवेज डेवलप कर दी गई थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन से टू इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया, फाइन, ताकि अपना मार्केट ये लोग वाइडन कर सकें। लेकिन ये जो इससे क्या हो रहा था कि मार्केट जो था सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का इंडिया में वाइडन हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। जो पोर्ट्स थे उनको भी डेवलप किया गया था, लेकिन वो एक्सपोर्ट को हैंडल करने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह के एक्सपोर्ट को हैंडल करने के लिए, ताकि रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन जा सके और ब्रिटेन के इंपोर्टेड गुड्स वहाँ से यहाँ आ सके, सिर्फ इतने से काम के लिए। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ जो था वो भी काफ़ी डेवलप हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वो शो कर रहा था, लेकिन वो भी सिर्फ उनके मतलब के लिए उन्होंने ग्रो किया था। रोड्स डेवलप करी गई थी ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स आराम से हो सके। तो कुछ मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, हम मना नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन इसका जो मोटिव था इस चेंज को लेकर के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल भी नहीं था। मेन रीजन उनका ये था कि उनको अपनी ब्रिटिश की इकोनॉमी को ग्रो करना था, उसको डेवलप करना था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे वो इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो काफी बैकवर्ड रह गई थी। एक क्वेश्चन जो ये बन सकता है, इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन ये बता रही हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज क्या था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। एक ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। सबसे पहली बात, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताने पड़ेंगे आपको। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि आपका डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड कर जाता है, अकॉर्डिंगली आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है कंट्रीज में वो काफी सिग्निफिकेंट राइज शो करता है। सेकेंडली, रेलवेज जो होता है वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को शो करता है, क्योंकि जो गुड्स है वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, तो इसकी वजह से मॉडेस्ट चेंज हुआ था आउटलुक ऑफ फार्मर्स में, वो भी कमर्शियलाइज फार्मिंग करने के बारे में सोच सकते थे नाउ एटलीस्ट। रेलवेज की वजह से लोग जो थे वो जो एक लिमिटेड बैरियर होता है कि यहीं पे ही काम कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, ये चीज़ ब्रेक हो गई थी, तो वो अपनी दूर जगह पे माइग्रेट करके वहाँ जाने लग गए, वहाँ जाके काम करने लग गए। फिर जो फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो फूड ग्रेन्स होता है उनको जल्दी जल्दी आप फास्टर वे में आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में। फूड सप्लाईज जो थी लोगों तक पहुंच सकती थी आराम से, इसके पहले कि वो स्टार्वेशन की लिमिट पे आ जाए, उसके पहले ही फूड जो सप्लाई थी वो वहां तक जा पा रही थी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये था, रेलवेज जो है वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्योंकि जो प्राइमरी गुड्स थे, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, वो इजीली यहाँ से खेतों से होते हुए सीधे पोर्ट्स पे जाते थे और उसके बाद वो एक्सपोर्ट ब्रिटिशर्स जो थे उनको ले जाते थे। तो हमारे देश में इसीलिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, हमें यूज ही नहीं करना आता था उन रॉ मटेरियल्स को। फिनिश्ड गुड्स जो थे वो आ जाते थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, उनके देश से हमारे देश में इजीली ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाते थे। तो इसीलिए जो स्प्रेड ऑफ रेलवेज था उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट जो था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का वो काफी एक्सपैंड कर गया था, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही फायदा हुआ था इस चीज का। एट सेकेंड है, क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था, दिस इज द क्वेश्चन। ये रहा, was there any positive impact of the British rule in India? देखिए, by
बोलते ना बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हुए थे वो बाय डिफॉल्ट हुए थे। अगर तुम वैसे देखो तो कोई भी नहीं हुआ था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो था। अगर तुम उनके मोटिव के हिसाब से अगर देखोगे तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनका कोई मोटिव था ही नहीं हमारे देश को डेवलप करने का। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आए थे। मोटिव उनका क्लियर था, फोकस था, वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन चाहते थे इंडियन इकोनॉमी का। यहाँ के इतना पैसा, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर, इतना रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में देख करके उनको लालच आ गया और वो हमारे देश में रुक गए। लेकिन ये बोलते हैं ना कुछ चीजें हुई थी, एक फायदा अपने आप ऑटोमेटिक फायदा जिसको हम कहते हैं। पहली बात जो कमर्शियलाइज आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, पहले फार्मर्स क्या करते थे, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, उनको यूज करना आ गया, उनको ग्रेजुअली उनका आउटलुक जो था वो चेंज हो गया। फार्मर्स जो थे मार्केट प्राइस वगैरह को कंसिडर करने लगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉर द प्रोडक्शन डिसीजंस, ये उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट था अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्डअप हो गई थी, स्प्रेड ऑफ रेलवे। आई हैव रिटन दीज पॉइंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग देम जस्ट। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गई, क्योंकि रेलवे स्प्रेड हो गए, रोडवेज ओपन अप हो गए, आपके लिए आना जाना आसान हो गया, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए जा सकते थे। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, ये जो रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो अच्छा हो गया, रोड्स वगैरह बन गई, तो तुरंत लोगों को शिफ्ट किया जा सकता था फेमाइन इन्फेक्टेड एरिया से आगे की तरफ, उनको हम ले जा सकते थे पूरा। तो कंट्रोल ऑफ फेमाइंस वाज पॉसिबल। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, आपको पता है ब्रिटिशर्स के आने के पहले ज्यादातर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था, तो लेकिन उनके आने के बाद में मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम भी हो पाया, उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हर चीज का फायदा हमने उठाया। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ये एक लीगेसी छोड़ करके गए थे कि हमको जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिला था इट वाज क्वाइट एफिशिएंट, और ये रेडी रेफरेंस था हमारे पॉलिटिकल प्लानर्स के लिए। तो ये हमें सारे बेनिफिट्स मिले थे। अब मैं आपसे देखिए 2-3 क्वेश्चंस तो मैंने आपको यहीं पे बताया कि क्या होंगे और उनका आंसर्स क्या होंगे, बेनिफिट्स इन डिस्गाइज जो मैंने आपको बताया था। एक, what was the focus, you can please write it down, what was the focus of the economic policies which was pursued by the colonial government in India, यानी कि उनका क्या पॉलिसीज का मेन फोकस उनका क्या था कॉलोनियल गवर्नमेंट का इंडिया में, और दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो देखिए जो फोकस था इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यू कर रही थी वो ये था कि भाई इंडियन इकोनॉमी को उनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है, उनका कोई और मोटिव नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि भी ग्रोथ प्रोसेस जो है सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी का फॉस्टर हो। तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनका जो नेचर था वो चेंज हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो थी उन्होंने काफी चेंज कर दी, जिसकी वजह से सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन के रह गया था हमारा देश, नेट इंपोर्टर हो गया था फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, तो क्या था, what was the focus of the economic policies which were pursued by the British government in India, colonial government in India, and what were the impacts of these policies। तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है आपका। और जैसे आप एग्रीकल्चरल सेक्टर पे क्या हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अभी मैंने आपको पिछले ही वीडियोस में करके बताया कि इसका क्या आंसर बन सकता है। ठीक है, ये हमने करा है, मैंने विथ पॉइंट्स आपको सारे इसके नोट्स दिए हैं। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर में है, रेफरेंस क्वेश्चन में, मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर में, तो आप इनको कैसे आंसर करोगे ये मैं आपको बता रही हूँ। फाइन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आप देखो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद है मैंने इसके ना पॉइंट्स आपको बता दिए थे और उसके हिसाब से मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया था कि हैंडीक्राफ्ट्स डीके हो गए थे, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी थी स्टेट की, मतलब कि जब हमारे कुछ बाहर जाते थे तो वो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, अरे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने गुड्स को इंपोर्ट करते थे। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स होने की वजह से हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सब डिस्ट्रॉय हो गया था। मशीन मेड प्रोडक्ट्स का कंपनसेशन, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, ये 5th पॉइंट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज विल बी द 6th पॉइंट, आपको ये बता ही दिया मैंने। एंड ये आपका री ग्रोथ ऑफ मॉडल में, 5 पॉइंट्स बन सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर में आएगा, तो 5 मार्क्स आपके इधर पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये मैं अभी आपको बताया है कि भी एक्सपोर्टर हम किस चीज के थे, हम सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को वहां से यहाँ पे इंपोर्ट करके लाते थे। इस आंसर को आप एग्जैगरेट कर सकते हो, अगर ये 1 नंबर में 2 नंबर में आता है तब तो इतना बहुत है, नहीं तो हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे और हमारे पास आती क्या क्या चीज़ें थी, हमको कोई चीज़ की टेक्नोलॉजी नहीं पता थी तो हमको वहीं से कुछ इंपोर्ट में लेने पड़ते थे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा थी तो हम कहीं और जब बेचते थे तो लोग हमसे खरीदते नहीं थे क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हमको देना पड़ता था हमको। तो ये सब चीज़ें आप इसको एक्सपैंड में करके लिख सकते हो। राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब भी मैंने आपको यही आंसर बताया तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, अभी मैंने ये पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन लिसन टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड वैसा का वैसा आप लिख देना, परफेक्ट आंसर्स मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल चाल था, रोड्स बने थे,
ब्रिजेस बनते, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ भी चालू हुआ था, रेलवेज चालू हुए थे, लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने मोटिव से चालू किया था, उनका एज सच कोई इंटेंशन नहीं था हमारे देश के डेवलपमेंट के लेकर के। राइट, अ फ्यू वर्ड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सॉरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी मैंने अभी आपको बताया। एग्रीकल्चर मेन सोर्स था और मैंने इसको कंपेयर करके भी बताया था दूसरे देशों से। इंडस्ट्री का क्या हाल था, अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही सारा फोकस था और हमारी जो बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज थी उनका तो बेड़ा गर्क ही था बिल्कुल। 3 मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे, ये मैंने अभी आपको बताया। 3 मेन फीचर्स क्या क्या थे हमारे इसमें, ये शुरुआत के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी हमको जब मिली थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, और साथ साथ में हमारे पास जो पॉवर्टी, भयंकर रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट्स के ऊपर में डिपेंड करते थे क्योंकि हमें कुछ बनाना नहीं आता था, अर्बनाइजेशन नहीं था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मिली थी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी मिली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पूरा एक शॉर्ट में नोट्स के फॉर्म में दिया था, तो आप उसको देख सकते हो। एंड आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट क्लियर टू यू। आई एम सो सॉरी मैंने इन क्वेश्चंस को लिखा नहीं है, बट देन मैंने आपको बुक शो करी है जिसमें वो पूरे मिसलिनियस क्वेश्चंस के फॉर्म में है वीके ओरी की बुक में, तो आप उसको देखना जरूर से, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे पिछले वीडियोस में इनके आंसर्स भी हैं, मैंने हेडिंग्स दे दिया, अंदर का मैटर आप उसको डिटेल कर सकते हो अपने आप से। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, देखिए वो रेड बटन है नीचे और बगल में घंटा भी है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो भी कमेंट करो, नहीं आता तब भी कमेंट करो। आए हो वीडियो पे देखने के लिए तो एक लाइक तो जरूर करना। ओके देन, बाय।